दोस्तों, सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। देख सकते हो कि कोर्ट में उनके मामले में जहाँ पे उन्होंने अपील की थी उसको खारिज कर दिया है और फैसला है जो ग्राहक के फेवर में आया है। तो पूरी अपडेट क्या है और किस तरह से ये पूरी घटना बनी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक सीनियर मैनेजमेंट में रिज़ाइन भी हुआ है। सीडीएसएल देख सकते हो कि सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस है और आपके डीमैट की रखवाली करती है। अब आप देखिए इसके जो सामने कंपनी है वो है एनएसडीएल, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत आती है और ये बीएससी के अंदर आती है। अब आगे की क्या रणनीति बनेगी इसमें स्टॉक के अंदर उसको समझेंगे। साथ में हम बीएससी लिमिटेड को डिस्कस करें तो लगातार बहुत बेहतर करा है। अब एनएससी का भी आईपीओ आ रहा है, उससे पहले बीएससी ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आगे की क्या रणनीति बनेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा हम एम्फेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1347 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.22% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे 1809 इसका 52 वीक का हाई और लो 1116 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है और इस स्टॉक ने उतना फ़ायदा लोगों को नहीं पहुँचा है। पिछले तो तेज़ी बनी थी लेकिन अब फिलहाल से दबाव में 0.95% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेजिग्नेशन हुआ श्री एन नागेश्वरी का। तो ये रंगाचार्य जो है ये चेयरपर्सन थे। देखो कि सेंट्रिको इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड, ये सब्सिडीज कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की। तो यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो पर्सनल रीज़न बताया इन्होंने, 3 जुलाई 2026 से इनका रेजिग्नेशन मान लिया गया है। तो सीडीएसएल की सब्सिडीज कंपनी के अंदर वो चेयरपर्सन के तौर पे थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसका वजह जो बताई है कि वो मेरे पर्सनल रीज़न है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीडीएसएल के मामले में देखे तो 86 लाख रुपीज़ का जो एक फ्रॉड होता है इन्वेस्टर के साथ में, उस मामले में राहत नहीं दिया सीडीएसएल को, बल्कि जो मामला सिंगल बेंच का था उसको मान्य रखा गया है। तो ये देख सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने देख सकते हो कि मध्यस्थता अदालत का जो फैसला था सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड के खिलाफ, उसको अब देख सकते हो कि मंजूर रखा है। तो ये देख सकते हो कि मुंबई बेस्ड जो इन्वेस्टर है उसको 86.02 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था, उनके साथ फ्रॉड हुआ था। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म थी BRH वेल्थ क्रिएटर्स, इन्होंने उनके देख सकते फ्रॉड तरीके से उनके शेयरों को गिरवी रख लिया था और बाद में उन शेयरों को उन्होंने बैंक के पास दिया और बैंक ने उन शेयरों को बेच दिया था क्योंकि BRH डिफ़ॉल्ट कर गई थी। तो ये देखो कि डिवीजन बेंच जो है जस्टिस भारती एच डांगरे और मंजूषा एस देशपांडे, उन्होंने ये जो पूरी देखिए इस मामले को जो सीडीएसएल ने चैलेंज किया था 1 दिसंबर 2025 के उस ऑर्डर को, सिंगल जज के जो बेंच थी उसके उनके फेवर में जो फैसला दिया था दक्षा नरेंद्र भावसार, उसको मान्य रखा है और सीडीएसएल को राहत नहीं दी है। तो ये देख सकते कि भावसार ने एक डीमैट अकाउंट रखा हुआ था BRH में और ये कोलकाता बेस्ड जो रजिस्टर्ड फर्म थी, स्टॉक ब्रोकर जो सीडीएसएल के तहत ये रजिस्टर थी। तो यहाँ पे BRH ने पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज किया और भावसार और उनके जो लेट हस्बैंड थे उनके शेयरों को ट्रांसफ़र कर दिया अपने खुद के अकाउंट में और बाद में इन शेयरों को HDFC बैंक के पास इन्होंने गिरवी रख लिया। तो जैसे ही देखे बाद में जब HDFC बैंक ने उन शेयरों को बाज़ार में बेच दिया क्योंकि BRH जो थी वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी और वो शेयर उनके पास थे, तो वो उन्होंने ओपन मार्केट में बेचे। तो एक बड़ा फ्रॉड हुआ है भावसार दंपति के साथ और इसी वजह से ये सीडीएसएल की जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्होंने उसको मंजूर किया था गिरवी रखने के लिए। तो ये देखो कि BRH ने करीब देखो कि जो DP अकाउंट थे उनमें से 9493 क्लाइंट के जो भी शेयर थे उसको मिसयूज़ किया था, उसको गिरवी रख दिया था और बाद में आप देखिए तो इन पैसों के तहत उन्होंने पैसे उठा लिए थे
और बैंकों ने जब उनकी रिकवरी हुई तो उन शेयरों को बेचा। तो ये फ्रॉड है और CDSL को इसमें वापस भरपाई करनी होगी। तो जो आदेश है उसमें कहा गया कि CDSL को भावसार दंपति को 86 लाख रुपीज पे करने होंगे और इसमें देखो कि 9% का जो सिंपल इंटरेस्ट पर एनुम है वो भी देना होगा। इससे पहले देखिए तो भावसार ने यहाँ पे CDSL को कहा था कि इस मामले की जो भी है कार्रवाई करे पुलिस में जाने से पहले, लेकिन उनकी तरफ से सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने आगे कार्रवाई की। अब आप देख सकते हो कि ये मामला जो है उनके फेवर में, तो अब पैसे चुकाने होंगे। जैसे CDSL की बात हो, कंपनी मजबूत है, लगातार अपने डेट को कम करी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पिछले 3 सालों का जो ROE है वो 29.2% के आसपास, जो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं 54.3% का। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर का 23.7% के आसपास है, यानी स्थिति अच्छी है। अब NSDL की बात को 8 इंडियन 56 पर क्लोजिंग थी, 0.33% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। NSDL का 1425 का 52 वीक का हाई लो 788 का, और स्टॉक फिलहाल अपने निचले लेवल की तरफ है, दबाव में है इस समय स्टॉक। तो फिलहाल NSDL में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी उतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं जगाया है। आप देखिए सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है मई महीने में, और यहाँ से 2 म्यूचुअल फंड एग्जिट करके निकल गए। इससे बात समझ में आ रही है कि इस स्टॉक में अभी भी बड़े फंड हाउस दाव नहीं लगा रहे, क्योंकि ये लगातार कमज़ोर साबित हो रहा है। अगर हम यहाँ पे निवेश की भी बात करें तो यहाँ पे व्हाइट ओक कैपिटल ने ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, उसकी 4.23 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे देखिए AUM किया हुआ है। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल मल्टी कैप ने भी 2.61 करोड़ का AUM किया है। तो व्हाइट ओक कैपिटल BKG फाइनेंशियल ने 5.83 करोड़ का AUM किया है। इससे आप समझ में आ सकते हैं आपको बात कि दूसरे म्यूचुअल फंड यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं है। एक अच्छी बात यहाँ पे है कि इसका रिजल्ट लगातार बेहतर हो रहा है। देखिए 23 में 1022 करोड़ का सेल्स था, जो मार्च 26 में 1530 करोड़ तक पहुँच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 251 करोड़ के आसपास था मार्च 23 में, जो 26 में 430 करोड़ तक पहुँच गया है। और नेट प्रॉफिट भी 235 करोड़ के आसपास था मार्च 23 में, जो मार्च 26 में 380 करोड़ तक पहुँच गया है। तो बिजनेस तो लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन शेयर पे जो है इतनी दबाव बनी हुई है, बड़े फंड हाउस इससे दूर है थोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें संभलना चाहिए। अब BSE लिमिटेड की बात हो, 3815 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ, 0.50% की यहाँ पे गिरावट हुई। पर BSE लिमिटेड बाजार का हीरो साबित हुआ। आप देखिए इसका 3 मंथ का हाई 4446 का, और यही इसका लाइफ हाई है। देखो लगातार इसने 4446 की हाई बनाई है। 3 मंथ का लो है वो 2763 का है, वहाँ से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। एक तरफ बाजार में गिरावट था, लेकिन ये स्टॉक कमाल कर रहा था। 1 ईयर का लो देखे तो 2021 का है, जबकि 3 ईयर का लो मात्र 202 का है, और 5 ईयर का लो यानी कोविड का लो 99 के आसपास है, 100 रुपये से भी नीचे। यानी 100 रुपये का स्टॉक 4000 को पार कर गया, बहुत ही बेहतरीन किया है, और उम्मीद है कि आने वाले समय ये और अच्छा करेगा। कंपनी की सेहत को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। लास्ट 5 साल का जो CAGR है वो 68.4% है। पिछले 3 साल का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी 35.5% है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं 22% का। इससे आप समझ ही सकते हो कि कंपनी बहुत मजबूत है। अब एम्फेसिस लिमिटेड की बात करें तो 2294 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.16% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए 2013 इसका 52 वीक का लो, और हाई 3037 है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है, क्योंकि ऑलरेडी IT सेक्टर दबाव में, लेकिन कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो यहाँ पे देख कंपनी प्रति शेयर 62 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है। उसकी एक्स डिविडेंड डेट है 8 जुलाई 2026। तो 8 जुलाई 2026 तक जिसके भी डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। इससे पहले देखें तो 2025 जुलाई महीने में इन्होंने 57 का डिविडेंड दिया था, 24 में 55 का डिविडेंड दिया था, और 23 में 50 का। यानी लगातार आप देखें तो डिविडेंड बढ़ ही रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में अच्छे स्टॉक जो है बेहतर डिविडेंड देते हैं, इसलिए लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनको रखते हैं। भले ही बाजार में गिरावट हो, फिर माहौल बनेगा, ये स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।